नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पशु परिचर का 1.66 गुना की लिस्ट जारी कर दी गई थी डीवी हेतु और उनके स्क्रूटनी फॉर्म 12 अप्रैल से 18 अप्रैल के मध्य भरे जा चुके हैं, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म। अब जो ऑफलाइन डीवी का शेड्यूल है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 21 अप्रैल से 15 मई के मध्य। लेकिन दोस्तों, ऑफलाइन डीवी का शेड्यूल जो जारी हो रखा है और ऑफलाइन डीवी आपको कराना है, उसी दौरान आपको ये सूचना, ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि जो आपकी भर्ती है वो कोर्ट के अंदर जा चुकी है। हाई कोर्ट के अंदर इस रिजल्ट को चुनौती दी जा चुकी है और हाई कोर्ट जोधपुर की जो पीठ है उसके अंदर ये याचिका दायर की गई है और अगले वीक के अंदर इसकी सुनवाई होगी। जो अगला सप्ताह है उसके अंदर जल्द ही इसकी सुनवाई होगी। हो सकता है मंडे को इसकी सुनवाई हो। और जो हरिंदर नील है वो अधिवक्ता इस आपके इस केस की पैरवी करेंगे। और दोस्तों, इसके अंदर 300 से अधिक जो अभ्यर्थी है उन्होंने मिलकर याचिका दायर की गई है और जो आपका 1.66 गुना वाला जो रिजल्ट जारी किया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली जो लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को चुनौती दी गई है। अब इसके अंदर 4 पॉइंट बनाए गए हैं। तो 4 पॉइंट कौन कौन से बनाए गए हैं, उन 4 पॉइंट को आधार बनाकर चुनौती दी गई है इस रिजल्ट को। तो दोस्तों, अपन बाद में बात करेंगे फिर परिणाम क्या होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, इस बिंदु पे अपन लास्ट में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं किन किन बिंदुओं को मानते हुए उनमें याचिका दायर की गई और किन बिंदुओं को आधार बनाया गया है। तो 4 बिंदुओं को आधार बनाया गया है याचिका हेतु। पहला पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। जो बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया है उसको आधार बनाया है और याचिका ये दायर की गई है कि बोर्ड के द्वारा जो फॉर्मूला यूज किया गया है वो जेड फॉर्मूला यूज किया गया है। और जेड फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे एक शिफ्ट इजी है और एक हार्ड है, तो एक शिफ्ट के और 4 शिफ्ट में जैसे एग्जाम हुआ, उदाहरण के तौर पर जैसे पशु परिचर का आपका 6 शिफ्ट में एग्जाम था, इस प्रकार से आप माने। तो इसमें से किसी एक शिफ्ट को बेस शिफ्ट मान लिया जाता है, फिर उस बेस शिफ्ट के बेस पर किसी शिफ्ट्स के मार्क्स कम कर दिए जाते हैं और किसी पे बढ़ा दिए जाते हैं। तो जो कम करने वाला प्रोसीजर है वो इस जेड फॉर्मूले का माइनस पॉइंट है। जेड फॉर्मूले के अंदर किसी शिफ्ट के मार्क्स कम हो जाते हैं, वो एक प्रकार से नेगेटिव पॉइंट बनकर उभरा है और इसी विरोध को झेलते हुए ये भर्ती कोर्ट तक पहुंची है। तो इनका कहना है, जो इन्होंने हरिंदर जी नील वगैरह और ये जो याचिका करता है, इन्होंने जो याचिका दायर की है उसमें इन्होंने बताया है कि भाई एक पी फॉर्मूला है, पी फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है। पी फॉर्मूला है जिसमें इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है। ये इक्वी परसेंटाइल के बेस पर ये काम करता है और इसके अंदर किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स कम नहीं होते हैं। और ये फॉर्मूला एनटीए एजेंसी, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए नेशनल लेवल पर नेट जेआरएफ वगैरह और भी कई एग्जाम होते हैं, नीट वाला एग्जाम होता है, वो करवाती है। तो उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज किया जाता है और पी फॉर्मूला इन्होंने बेस बनाया है कि पीपी फॉर्मूले को बेस मानकर ये रिजल्ट निकाला जा सकता है जिसके अंदर किसी कैंडिडेट के मार्क्स कम नहीं होते हैं और जो शिफ्ट हार्ड आई है उस शिफ्ट में उस कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ते हैं। और पी फॉर्मूले की खास बात इन्होंने यूँ बताई है कि भाई पी फॉर्मूले में प्रत्येक शिफ्ट के अंदर जो टॉपर होता है तो वो टॉपर ही रहता है, उसके मार्क्स कम नहीं होते और वो फिर नीचे नहीं आता है, उस शिफ्ट का वो टॉपर ही माना जाता है। जबकि अभी जो जेड फॉर्मूला है, जेड फॉर्मूले के अंदर मार्क्स कम हो जाते हैं और टॉपर के मार्क्स भी कम हो सकते हैं और वो नीचे भी आ सकता है और इस प्रकार से ये वेरिएशन देखने को मिलता है पी फॉर्मूले और जेड फॉर्मूले में जो अंतर है। तो इन्होंने पी फॉर्मूले की सिफारिश करी है कि पी फॉर्मूला अपनाया जाए। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या आधार बनाया गया है कोर्ट के अंदर, जो दूसरा बिंदु है वो ये रखा गया है कि भाई स्कोर कार्ड जारी नहीं किए गए हैं और बिना स्कोर कार्ड जारी किए ही डीवी करवाया जा रहा है। तीसरा बिंदु है कट ऑफ जारी नहीं की गई है इस एग्ज़ाम की, कि भाई कट ऑफ जारी की जानी चाहिए। कट ऑफ के बिना कैसे पता लगेगा कि कौन से कैंडिडेट का किस नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। तो इन्होंने ये बिंदु यहाँ पर डाला है कि कट ऑफ जारी की जानी चाहिए। चौथा पॉइंट ये रखा है कि भाई इन्होंने बताया है कि भाई चौथा पॉइंट ये है, फाइनल आंसर की अभी तक बोर्ड द्वारा जारी की नहीं गई है और फाइनल आंसर की जारी नहीं किए जाने के बावजूद भी 1.66 गुना की लिस्ट जारी कर उनका डीवी करवाया जा रहा है। तो इन 4 बिंदुओं को आधार मानकर ये आपका इसके अंदर याचिका दायर की गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, ये बात हो गई याचिका की, इन बिंदुओं को आधार मानकर याचिका दायर की गई। लेकिन अब परिणाम क्या हो सकता है, क्या आपको लगता है रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों, कोर्ट के अंदर जाने का अधिकार सभी को है। जिनके साथ गलत हुआ, अगर आपके साथ गलत होता तो आप भी उसका शिकार होते।
तो फिर आप भी इससे हतोत्साहित होते कहीं ना कहीं और फिर कोर्ट का सहारा लेते। अब कोर्ट का चाहे परिणाम कुछ भी मिले, लेकिन आप वहाँ उसका सहारा लेते और आपका टाइम ख़राब होता और एक डिसअपॉइंटनेस है जो आपको हाथ लगती और आप उसको सोचते कि सर गलत हुआ है ये। तो इस प्रकार से जो अभ्यर्थी अभी जिनके साथ ये गलत हुआ है फर्स्ट शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के साथ, तो इस प्रकार से वहीं यही चीज़ उनके साथ घटित हो रही है। अब हाई कोर्ट के अंदर ये केस जा चुका है। तो दोस्तों जहाँ तक ये लगता है, इससे पहले जो पटवार की भर्ती आपने देखी थी, लास्ट वाली जो पटवार की भर्ती थी, उससे वो भी कोर्ट के अंदर गई थी और यही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर गई थी। और इससे पहले CGL के एग्ज़ाम हैं और भी कई एग्ज़ाम हैं, वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोर्ट के अंदर जाते रहे हैं, जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है। और RSSB बोर्ड के द्वारा अन्य कई एग्ज़ाम हैं, वो भी कोर्ट के अंदर जाते रहे हैं। अभी जैसे JRA का एग्ज़ाम हुआ था, जूनियर अकाउंटेंट का। अब जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जो CET के अंदर और CET के अंदर जो 154 मार्क्स नहीं लाए थे और मंत्रालय कैटेगरी से पास हुए थे, और फिर जो मेन एग्ज़ाम हुआ और उसका रिजल्ट आया था, तो अगर यहाँ पर अपनी खुद की कैटेगरी से पास हो रहे हैं और मंत्रालय कैटेगरी, यहाँ पर खुद की कैटेगरी से पास नहीं होकर मंत्रालय में पास हो गए और यहाँ पर फिर मंत्रालय से पास नहीं होकर खुद की कैटेगरी से पास हो रहे थे, तो एक प्रकार से जो जिस कैटेगरी का लाभ ले चुका है, एक बार वो अगर आरक्षण का लाभ ले चुका है, तो फिर यहाँ पर जनरल में नहीं जा सकता, खुद की कैटेगरी का ही लाभ लेता है। तो ये वाला मुद्दा जूनियर अकाउंटेंट का भी कोर्ट में गया था, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और इसके अंदर जो ये बोर्ड है, उन्होंने नियमों का अपने हिसाब से जो नियम बना रखे हैं, इनके जो नियम निर्धारित है, उन्हीं नियमों का हवाला देते हुए अभी तक वो भर्ती उसमें कुछ नहीं हुआ। और आपने देखा होगा पटवार के अंदर कुछ नहीं हुआ था, भर्तियां कोर्ट के अंदर जाकर अटक कर रह जाती है। हो सकता है कि भाई आपका यहाँ पर रिजल्ट रिवाइज हो जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, इसके अंदर बोर्ड के द्वारा जो नियम है वो पहले निर्धारित कर दिए जाते हैं, और जो भी इसके अंदर फॉर्मूला लगाया जाएगा वो जब भर्ती नोटिफिकेशन वगैरह आता है तभी फाइनल कर दिए जाते हैं सब चीज़ें कि भाई इस भर्ती के अंदर ऐसा होगा। अब बात करते हैं रिवाइज को लेकर। तो रिवाइज को लेकर दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल अनुमान है, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि भाई 90 से 95% चांसेज ये हैं आपका रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, जो है वो यथावत रहेगा। और अगर मान लेना आपके इस भर्ती प्रक्रिया पे स्टे आ जाता है, जैसे आपका DV चल रहा है और अगर स्टे दे देता है कोर्ट आपकी पहली हियरिंग के अंदर ही या दूसरी हियरिंग में, जब तक आपका DV कंप्लीट नहीं होता उससे पहले अगर स्टे आ जाता है, तब तो समझ लेना कि भाई आपका रिजल्ट रिवाइज होने के चांसेज पूरे हैं। और अगर स्टे नहीं आता है और कंटिन्यू प्रक्रिया रहती है और DV एक बार आपका कंप्लीट हो जाता है, तो दोस्तों फिर आप मान के चलें 90 से 95% चांसेज यूँ रहेंगे कि भाई आपका रिजल्ट यथावत रहेगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। और अभी भी चांसेज यही लग रहे हैं कि भाई आपका रिजल्ट, मुझे नहीं लगता रिवाइज होगा, आपका रिजल्ट यथावत रहेगा। चांसेज बहुत कम है रिजल्ट रिवाइज होने के। हर भर्ती कोर्ट के अंदर जाती है, कोर्ट उनकी प्रक्रिया को सुनता है, कोर्ट में प्रक्रिया लंबी चलती है, 5-6 महीने 10 महीने तक, साल भर तक। और इधर भर्ती प्रक्रिया बोर्ड के द्वारा और विभाग के द्वारा जारी रहती है। जारी रहने के दौरान फिर ज्वाइनिंग भी हो जाती है, और फिर ज्वाइनिंग होने के दौरान जो अभ्यर्थी अभी जैसे कोर्ट में गए हैं, ये 300, अब जैसे पशु परिचर में कितने अभ्यर्थी व्यथित थे इससे, लेकिन फिर भी अभी 300 ही कैंडिडेट गए हैं। अब जैसे जैसे टाइम निकलेगा ये 300 भी धीरे धीरे इसके अंदर ढीले पड़ जाते हैं और इससे से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे ये भी हतोत्साहित हो जाते हैं और इस प्रकार से इनका इंटरेस्ट फिर रहता नहीं है और एक प्रकार से मामला दबकर रह जाता है कहीं ना कहीं। और ये सभी भर्तियों के अंदर जो कोर्ट केस होते हैं उनके यही हालात है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई जहाँ तक मुझे लगता है रिजल्ट रिवाइज होने के चांसेज बहुत कम लगते हैं मुझे तो। और बाकी तो अब आने वाला समय बताएगा कि अगर आपका रिजल्ट रिवाइज होता है या नहीं होता है, जो भी है। लेकिन अगर DV प्रक्रिया पे अगर स्टे आ जाता है तो फिर आप मान के चले रिजल्ट रिवाइज होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। और स्टे नहीं आता है और कंटिन्यू प्रक्रिया रहती है तो फिर आप मान के चले आपकी प्रक्रिया आगे तक होगी और ज्वाइनिंग भी होगी। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल अनुमान और जो मेरे को लगता था वो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी। अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको जो DV है उससे रिलेटेड भी कई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाई है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको कम से कम ये चैनल सब्सक्राइब तो करना चाहिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।